नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा उत्तराखंड की खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन भी शुरू कर दिया है। कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। चर्चा है कि इस सत्र में कई बड़े बिल लाए जा सकते हैं, जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन प्रमुख है। इस बड़े मुद्दे को लेकर आखिर आम जनमानस के मन में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर रुद्रपुर स्थित सिडकुल की कई इंडस्ट्री के लोगों से विस्तार से चर्चा की गई। जनसंख्या नियंत्रण पे भी ऐसा कुछ यूसीसी तो ला रहे हैं। जनसंख्या के बारे में आज हमारा देश जनसंख्या में नंबर 1 पे है, कहने को नंबर 1 पे, लेकिन ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। लेकिन आज भी हम इनकम टैक्स जीएसटी सब दे रहे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बाकी लोगों पे ये बोझ नहीं है। भारत में हर टाइप के हर जाति के लोग रहते हैं, कोई जातिवाद का या कोई धर्मवाद के ऊपर कोई पंगा नहीं होना चाहिए कि नहीं। अपनी सरकार को बचाने के लिए इन्होंने बीजेपी पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया। देखी जाए तो धारा 370 मेरे सामने नहीं, पूरे देश के सामने है। केंद्र सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आजाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। चर्चा है कि इस सत्र में कई बड़े बिल लाए जा सकते हैं, जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन प्रमुख है। इस बड़े मुद्दे को लेकर आखिर आम जनमानस के मन में क्या कुछ चल रहा है। केंद्र सरकार ने 5 दिन का 18 तारीख से 22 तारीख का जो एक विशेष सत्र बुलाया है, उसमें कुछ बिलों के पास होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख बिल होगा वो होगा वन नेशन वन इलेक्शन। इस बिल को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पिछले कई साल से लगातार प्रयासरत है, लेकिन धरातल पर आते आते थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन लोगों में बड़ी जिज्ञासा है। मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल अभी हूं रुद्रपुर शहर के नजदीक सिडकुल पे। सिडकुल के किनारे का एक पार्क है जिसका आप हिस्सा देख रहे हैं कि कितना सुंदर पार्क है। ये सिडकुल की जो इंडस्ट्रीज है उनके सीएसआर से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कभी गंदगी हुआ करती थी, लेकिन इंडस्ट्रीज की जागरूकता की वजह से और जो सिडकुल के आरएम सर हैं उनकी जागरूकता की वजह से आज ये दिन संभव हो पाया। सबसे पहले तो हमारे साथ में जितने भी गेस्ट जुड़े हुए हैं वो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी पंतनगर के जो अध्यक्ष हैं श्रीकर सिन्हा सर, मैं उनसे सबसे पहले बात करूंगा। सर, मुद्दा बहुत जबरदस्त है, मुद्दा गर्म है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है लोगों का केंद्र में इस समय कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर के है। कैसे देखते हैं आप इस जो ये सरकार नई पहल शुरू करने के लिए जा रही है? ये वन नेशन वन इलेक्शन ये काफी दिन से मांग हो रही थी और जहां तक मेरी जानकारी हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी इच्छा जाहिर की थी। इसमें फायदा क्या है कि आज के दिन हर इलेक्शन में हमारे यहाँ 60,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है, जो कि हर बार इलेक्शन में खर्च होता है। इसके साथ साथ हम इंडस्ट्री वालों को सबसे ज्यादा यह दिक्कत है कि इसमें छुट्टी करनी पड़ती है। अगर साल में 10 इलेक्शन हो, 10 छुट्टी करें तो कंपनी का तो लॉस है ही पूरी तरह से, आपको गवर्नमेंट को भी आर्थिक लॉस है, जीएसटी और अन्य वित्तीय लॉस है। तो मैं तो चाहूंगा कि इस तरह के बिल आने चाहिए, इस तरह के बिल आने चाहिए। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो देश में रोजगार को लेकर के या देश की जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। दूसरे हमारे साथ में गेस्ट दूसरे भी लोग मौजूद हैं। अनित सर, कैसे देखते हैं आप? यंग हैं, बहुत सारे चुनाव तो फिलहाल आपने निपटाए होंगे, किए होंगे। एक देश में बहुत पहले एक परंपरा रही थी कि उस समय एक चुनाव के ही माध्यम से सभी जगह की संपन्नता होती, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया जब सरकार अल्पमत में आ गई, या जो विरोधी जो हुआ करते थे वो अल्पमत में ले आते थे सरकार को। अब सरकार एक फिर नई रीत लेने जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? मेरा मानना है कि जो प्रगतिशील देश हैं वो इस तरह के न्यायिक इस तरह की प्रक्रिया को अपना रखा है, चाहे अमेरिका हो
और समाज में बदलाव होना बहुत जरूरी है, नए तरीके की सोच हो। सबसे बड़ी चीज है कि हमें देश हित के बारे में सोचना है। सिन्हा जी ने बहुत क्लियरली बताया कि जो एक्सपेंसेस हो उसका किस तरीके से कम किया जा सके और सदुपयोग कैसे हो पाएगा। मुझे लगता है ये एक चुनाव जो है वो एक जरूरत है इस समय, एक बिल नहीं है, ये जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। सांगवान सर, आप भी मौजूद है मेरे साथ में। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ समय को लेकर के बहुत सारे नए परिवर्तन करने की कोशिश करी। इसमें जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख बिल धारा 370 को हटाना रहा। कैसे देखते हैं आप वो जो पुराने बिल थे वो किस तरीके से आज हमारे देश में लागू किए गए और उनका कितना असर देख रहे हैं आप? देखी जाए तो धारा 370 मेरे सामने नहीं, पूरे देश के सामने है। अदरवाइज वहां पे कितना दंगा फसाद सब कुछ होता था, पूरे सालों साल ये चलता आया है और अब जाके पूरा शांति है। और वो आज के दिन जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात आती है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसमें अगर एक जगह एक राज्य में इलेक्शन होता है तो पूरा देश वहां पे खड़ा होता है, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज होती है वहां पे, और इतना जो एक्सपेंसेस होता है बेइंतहा, वहां पे असली जो वोटर राइट मिल ही नहीं पाता। एक वोटर को रुझाने के लिए हर रिलेटिव्स और वो सब वहीं पे जमावड़ा आ जाता है। इसकी बजाय एक साथ में वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें हर कोई अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग तभी कर पाएगा। तो जो भी मैं सोच रहा है कि जो मोदी जी का सोचना है बहुत ही अच्छी सोच है और मैं इसका पूरे हक में हूँ। आप इसके पूरे हक में हैं। वैरोक इंडस्ट्री से गजेंद्र सर भी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, मजबूती है, लोग कह रहे हैं, अभी इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग भी कहीं ना कहीं इसके लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे और कौन से बिल हैं इस बिल के साथ में? अभी तो ये बिल जो 18 से 22 तक का सत्र चलेगा उसमें तय होगा कि आखिर सरकार क्या करने के लिए जा रही है, लेकिन ऐसे और कौन से बिल हैं जो जनता चाहती कि उनको आगे आना चाहिए? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो अभी लाने वाले हैं या चल ही रहा है। 370 का भी देखेंगे तो आप इतने फायदे हुए हैं और सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो भी सोचते हैं बहुत एनालिसिस करने के बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं। तो इसी तरीके से यूसीसी का कानून भी जरूर आना चाहिए, जिसकी वजह से क्या काफी कुछ कंट्रोल होंगी चीजें, बहुत सारी चीजें जो लूप होल है वो बंद होंगे, उसकी वजह से काफी कुछ चीजें सही होंगी। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि यूसीसी भी आना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन भी आना चाहिए, जिससे कि आचार संहिता लगती है, लोग टाइम पर बहुत सारे लोगों के काम रुक जाते हैं, पूरी मिशनरी जो है एक काम पर लग जाती है, दूसरे काम पर लग जाती है। काम हमें ऑफिस जाना है, किसी को कोई ऑफिस का काम है, चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो कर्मचारी का हो, सारे के सारे जो काम है रुक जाते हैं। क्यों? आचार संहिता लगी हुई है। तो एक बार होगा साल में, 5 साल में एक बार होगा, तो कम से कम एक बार में चीज निबट जाएगी। तो मेरा तो ये है कि जरूर आना चाहिए यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल, यूसीसी को लेकर के मैं आपको बता दूं कि ये जो यूसीसी है इसकी शुरुआत जो की थी वो उत्तराखंड से ही हुई थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की थी, सामान्य नागरिक संहिता। विकास सर बिस्लरी से हैं। सर, कैसे देखते हैं? अभी यूसीसी को लेकर के बात हो रही थी, इसके बाद अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बात हो रही, और ऐसे कौन से बिल हैं जो जनहित में रहेंगे, इस देश को आगे लेकर के जाएंगे? देखिए, बेसिकली अगर देखें वन नेशन वन इलेक्शन तो इसके प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रोस के टर्म्स में अगर कहें तो जो इतना सारा इलेक्शन को मैनेज करने के लिए इतना सारा वर्कफोर्स डिप्लॉय होता है, प्लस कंप्लीटली वर्किंग जो है अफेक्ट कर जाती है, पूरा एक तरीके से एक्टिविटीज जो है इंडस्ट्रीज की कह सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज सीज हो जाती है, ट्रैफिक तक जाम हो जाते हैं उस दिन। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अपनी कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ पे पड़ेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। और बहुत सारी मतलब ऐसी कैजुअलिटीज भी होती हैं इलेक्शंस के टाइम पे, अगर विधानसभा का इलेक्शन होता है या लोकसभा का होता है या म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, तो अगर वन नेशन वन इलेक्शंस होता है और एक टाइम पे कंप्लीट देश का मैंडेट आता है तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके कॉन्स क्या हैं? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारी जो कंट्री है इतना डाइवर्स है, मतलब अगर लैंग्वेज को देखेंगे और पीपल्स को देखेंगे तो जो अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसकी प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन हो और हर एक स्टेट में हो। इवन दो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, इसकी प्रेजेंस बढ़ी है, इसका वोट शेयर बढ़ रहा है, इलेक्शन टू इलेक्शंस कह सकते हैं या ईयर ऑन ईयर कह सकते हैं, बट ऐसी 2 पार्टियां एटलीस्ट इस कंट्री में होनी चाहिए जो जस्ट उसके इक्वल हो या पैरेलल हो, कि हर जगह पे वो हो। रीजनल पार्टीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, या रीजनल पार्टीज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, नेशनल पार्टीज ही हो,
तो फिर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा विकास सर ने बताया है कि जिस तरीके से पक्ष होता है तो एक विपक्ष का रहना जरूरी होता है और राष्ट्रीय स्तर का जो दल होता है उसको रहना चाहिए। मैं वी गार्ड से सर आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। सर, अभी विकास सर को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने इसी मोड में एक अपनी बात को उन्होंने रखा है कि एक दमदार विपक्ष का होना भी बड़ा जरूरी होता है। हाँ, मैं इसके ऊपर पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि रीजनल पार्टी जो है वो नेशनल इलेक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट करती है। जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं तो हालांकि एक पक्ष हो और उसके साथ में दमदार विपक्ष भी हो, तब जाके आपके मुद्दे के हेतु इलेक्शन लड़ा जा सके। दूसरा एक मुद्दा मैं बोलने की कोशिश में हूँ कि जैसे जैसे पहले इलेक्शन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, हम बैलेट पोस्ट के जरिए इलेक्शन करते हैं। हम 21वीं सदी में हम एंटर कर चुके हैं और इंडिया काफी ग्रोथ कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट। तो हालांकि इतने सारे अभी गैजेट्स आ चुके हैं कि हम सारा इलेक्शन को बहुत कम समय में और इफेक्टिवली विदाउट डायल्यूशन ऑफ द वोटर राइट हम ये सारे को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्यों ना इसको उस जो दायरे को जो 45 दिन से 60 दिन का दायरा था उसको और कंप्रेस कर सके और इसको जल्द से जल्द निपटाए, सो दैट ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन हो विदाउट डायल्यूशन ऑफ द वोटिंग राइट। बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है। मैं आपसे भी सर चर्चा करूंगा। आप सुन रहे थे, अपने ही कलीग्स को सुन रहे थे कि किस तरीके से वो अपने अपने हिसाब से बातों को बता रहे थे कि सरकार के लिए ये कदम कितना सार्थक सिद्ध होगा और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सरकार को समयानुकूल तरीके से संसद में लेकर के आनी चाहिए जिससे कम से कम जनहित के लिए, देश हित के लिए बड़े काम किए जा सके। जैसा आपने पहले बताया कि यूसीसी कानून बहुत जरूरी हो गया है और धर्म परिवर्तन का भी एक कानून जो बहुत समय से पेंडिंग है उसको भी लागू करने की बात चल रही है। और आपका जैसे आचार संहिता, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की रिगार्डिंग है, आचार संहिता लागू हो जाने पे क्या आता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट एफिलिएटेड होते हैं। अगर एक जगह कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा है तो अदर स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन का और बहुत सारी चीजों का बहुत लॉस होता है। एक जगह अगर एक संघ होगा तो 3-4 दिन का ही लॉस होगा, कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा माने रखता है। मुद्दा काफी बड़ा है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है साथ में कि साल 2022 में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर दोबारा चुनाव होंगे। कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद सरकार अगले क्या कदम उठाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये चक्र चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आज इंडस्ट्री के लोगों से मैं लगातार बात करते हुए दिखाई दे रहा हूं। अभी मैं रुका हुआ था इसी चर्चा को लेकर के, मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से साल 2022 में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उनको भी फिलहाल अभी 1-1.5 साल का समय हुआ है, आखिर वहां पर कैसे मैनेजमेंट होगा? गजेंद्र सर बात करेंगे। गजेंद्र सर, कैसे देखते हैं साल 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, पुष्कर सिंह धामी साल 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, इनको कैसा आभास होगा? सरकार को कैसे इस व्यवस्था को करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर कोई स्टेप लेते हैं या गवर्नमेंट कोई भी अपना डायरेक्शन लेके चलती है तो डेफिनेटली उसमें कुछ प्लस और माइनस होगा। जैसा अभी पांडे जी ने बताया या वानकर साहब ने बताया कि कॉज एंड प्रोस तो होते हैं हर चीज के। तो इसमें क्या है कि ठीक है, अगर बीजेपी की कहीं सरकार अभी बनी है तो कहीं दूसरों की बनी है, वरना क्या होता है एक बैलेंस नहीं होता कि नहीं, अपनी सरकार को बचाने के लिए इन्होंने बीजेपी पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया अपने गवर्नमेंट को लाने के लिए। तो जैसे मोदी जी या हमारे सब बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलेगा। ये भी होगा कि हाँ, 2 साल में जो काम किए हैं उसमें क्या बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिल रहे हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी उसमें जोड़ेंगे हमारे, और अगली बार जब होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों को जोड़ के और जो स्थानीय मुद्दे हैं या जो स्टेट के मुद्दे हैं उनको दोनों को मिलकर इलेक्शन होगा। सर, कई बार विकास सर, कई बार क्या ऐसा नहीं लगता है कि सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है? जब चुनाव आता है, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया जाता है। तो मुद्दा यह भी है कि जब राज्यों के चुनाव साथ में होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अच्छी खासी लोकप्रियता लेकर के अपना देश चला रहे हैं, तो ऐसे में क्या बेनिफिट देने के लिए इन सारी चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है? देखिए, होता क्या है कि बेसिकली अगर हम देखेंगे तो देश को प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, मतलब हम दूसरे फॉर्म में कहेंगे तो मैनेज कर रहे हैं। कम पूरे देश का जो मैनेजमेंट है वो उनके हाथों में है। तो अब मैनेजमेंट को भी 2 तरीके से होता है, एक माइक्रो मैनेजमेंट, एक मैक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे हैं, जैसे पंचायती राज की व्यवस्था है, म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था है, विधान सभा है, देन फिर लोकसभा है। तो इसमें क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नो डाउट
सभी में सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं किसी साइकोलॉजिकल डायलमा में जा रहे हैं और एक ही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के भी देखना होगा हमें। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अच्छा कर रही है और हम भी मतलब झंडे के पीछे झंडा लहराए जा रहे हैं। नहीं, हमें सोचना होगा, रुकना होगा। हो सकता है कहीं कुछ मतलब अच्छा होने जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत भी हो रहा है। गलत भी हो रहा है मतलब बिल्कुल ठीक है। एक मुद्दे की बात और भी कही है कि कहीं कुछ अच्छा होने में कुछ गलत। सांगवान साहब, आपसे एक और सवाल करूंगा कि अभी हाल ही में विपक्ष का एक संगठन बना है इंडिया के नाम से। बिल्कुल। संगठन चूंकि बना है विपक्ष की भूमिका को निभाने को लेकर के साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे? वो अभी देखी जाए तो अभी वो रिएक्ट उनका अभी सामने जग जाहिर हो ही रहा है। वो जहां भी मिलते हैं तो हर जगह उनका जो आता है मोटो उनका एक ही रहता है कि मोदी जी को गिराओ। और एक प्रधानमंत्री के नाते वो अभी प्रधानमंत्री हैं आज के दिन, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या मिस वर्ड भी यूज किए हैं कि उनकी कब्र खोदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बहुत गलत लगा। एक कोई इतना सम्मानित देश का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बीजेपी है, पार्टी है, पार्टीवाद के लिए आप किसी भी तरीके से आप बात करें, बट एक रिएक्शन अच्छा होना चाहिए। भारत में हर टाइप के, हर जाति के लोग रहते हैं। कोई जातिवाद का या कोई धर्मवाद के ऊपर कोई पंगा नहीं होना चाहिए। कोई भी मैं हिंदूवाद के ऊपर नहीं कहूंगा, ना किसी और के ऊपर कहूंगा। मेरा सिर्फ मेन मोटो ये है कि जो भी हो एक भाईचारे से, आपसी सहमति से। कार्य सबके दिख रहे हैं, किसने क्या किया, किसने कहा क्या कुछ किया। मोदी जी के नाम पे मैंने अभी तक नहीं देखा है उनके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा हो, कोई और उनके कुछ गड़े मुर्दे कुछ बाहर निकल के आए हो। सिर्फ एक ही बात पे नारा लगा रहे हैं, इनको हटाओ, इनको हटाओ। तो वो चीज भी नहीं होना चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सिन्हा सर, पुराने समय में, अभी आप मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि पुराने समय में ये परंपरा थी, बीच में एक हिस्सा आया जिससे ये परंपरा गायब हो गई और एक बार फिर से वापस उसी परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कुछ मामला? देखिए, 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय से 1967 तक एक ही इलेक्शन हमारे देश में हुआ है। उसके बाद जब से ये मिड टर्म पोल का ये हुआ है, तब से इस तरह की परेशानी आई है। परेशानी क्यों है, इसका समाधान निकालना होगा कि बीच में अगर कोई सरकार गिरती है तो उसे 5 साल कैसे चलाने के लिए क्या देना है, क्या एक्सटेंशन देना है, ये करना है। और अभी हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन आज भी हम इनकम टैक्स, जीएसटी सब दे रहे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बाकी लोगों पे ये बोझ नहीं है। हम 70% टैक्स दे रहे हैं, 30% सैलरी से सारे लोग अपना काम चला रहे हैं। तो मोदी जी को ये भी देखना चाहिए कि इंडस्ट्री जो आपके देश की रीढ़ है, उसमें काम करने वाले लोगों को और इंडस्ट्री को किस तरह सहूलियत दे ताकि देश इंडस्ट्री के साथ साथ आगे बढ़ सके। बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है एसईडब्ल्यूएस के प्रेसिडेंट ने कि आखिर इंडस्ट्रीज जो है वो देश की रीढ़ है, और अगर देश की रीढ़ है तो इनको सुविधा देने के लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? बड़ा सवाल है। अनिल सर, बड़ा सवाल सिन्हा साहब ने कर दिया है। इन्होंने बताया कि टैक्सेस को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, निश्चित तौर पर कहा था कि एक टैक्स होगा, लेकिन आज भी अलग अलग रूपों में कई तरह के टैक्सेस सामने आ जाते हैं। देखिए, बहुत सारे इसमें अगर मैं बोलूँगा तो पहले बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। टैक्स पहले कई सारे थे, लेकिन जीएसटी एक टैक्स लागू किया गया। लेकिन सिन्हा जी ने जो पॉइंट रेज किया वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे व्यक्ति विशेषकर जो नौकरी कर रहे हैं लोग और टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी जो सोच है वो प्रॉपर इस समय क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली। अगर मैं बाकी देशों की तुलना करूँ तो जो टैक्स लिमिट्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं और डिफरेंट तरीके से। अगर एक व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, सपोज उसके 30 लाख से अच्छा अर्निंग करता है, तो 50% उसका किसी न किसी माध्यम से टैक्स में चला जाता है। 30% स्टेट अवे, और उसके अलावा अगर डाउन द लाइन जीएसटी या फिर वो कहीं भी एक्सपेंस करेगा तो ओवरऑल उसके हाथ में जो है 40% से ज्यादा नहीं आ पाता। ये बड़ा विषय है। हमारे साथ में दूसरे सहयोगी भी मौजूद है, मैं उनसे चलते चलते बात करूंगा। आप बताइए, क्या कुछ सोचते हैं आप 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के? सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, जिससे इसके बहुत दूरगामी परिणाम जनता को दिखाई देंगे। पर हम जैसे इंडस्ट्री की तरफ से आए हैं तो हमारा मुद्दा है कि पिछले 4-5 सालों से श्रम सुधार कानून अभी भी लंबित हैं। सरकार उनको भी इस सत्र में पास कराए जिससे एम्प्लॉयर और वर्कर्स का भला हो सके।
एम्प्लॉय और वर्कर्स का भला हो सके। मिश्रा जी आप बताइए, क्योंकि आप तो मीडिया के आसपास ही रहते हैं, आप मीडिया को देखा भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं, आप कैसे देखते हो सरकार जो ये नए इस कानून को लेने की कोशिश कर रही है, अभी 18 से 22 जो सत्र चलेगा उसमें प्रमुख तौर पर इसको देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? ये अति आवश्यक है, जैसे हमारे पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया और जिन मुद्दों को उठाया गया वह मुद्दे भी उचित है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसकी भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अभी सिन्हा सर और भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। जनसंख्या नियंत्रण पे भी ऐसा कुछ यूसीसी तो ला रहे हैं। जनसंख्या के बारे में आज हमारा देश जनसंख्या में नंबर 1 पे है, कहने को नंबर 1 पे, लेकिन ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। अगर हम नंबर 1 पे हैं तो हमारे सारे नागरिकों के पास नौकरी या रोजगार का कोई साधन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें इसे कैसे कंट्रोल करना है और उस लिमिट को लाना है जहां हमारे सारे एम्प्लॉय, सारे नागरिक सुरक्षित और अच्छा महसूस कर सके। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है। अभी आप इंडस्ट्री के अलग अलग जो क्षेत्र के लोग थे उनको आप सुन रहे थे, लेकिन मुद्दा एक बहुत बड़ा ये भी है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन उन्हीं कानूनों के तरीके से हो जाएगा जो श्रम कानून को लेकर के बात कर रहे थे या जो जीएसटी को लेकर के बात कर रहे थे? समझने वाली बात है, गंभीरता वाली बात है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है कि हम विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। शर्म की बात है, इसमें गर्व की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन लोगों को काफी भा रहा है। अब आने वाला जो 5 दिन का सत्र होगा ये तय करेगा कि इस देश की भविष्य की दिशा क्या रहेगी। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ मैं संदीप कुमार, टीवी 100 रुद्रपुर। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।